नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में आज बात करेंगे 2022 में 2017 वाली बिसात। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी और सपा के बीच घमासान तेज हो गया है। जहां अखिलेश यादव बीजेपी को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने यूपी में 2022 में प्रचंड जीत पाने के लिए फिर से 2017 वाली बिसात बिछा दी है। बीजेपी ने दूसरे दलों के साथ सपा के कुनबे में बड़ी सेंधमारी की है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी 2022 में 2017 वाली बिसात से प्रचंड जीत हासिल कर पाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब सपा बीजेपी के बीच जोरदार जंग शुरू हो गई है। पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के विधायकों को तोड़कर यूपी से दिल्ली तक हलचल मचा दी, तो अब बीजेपी ने भी सपा पर कई पलटवार किए और अखिलेश के कुनबे में ही सेंधमारी कर दी है। बीजेपी ने 2022 में 2017 वाली प्रचंड जीत दोहराने के लिए फिर से पुरानी बिसात बिछा दी है। यूपी में 3 मंत्रियों और आधा दर्जन विधायकों के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी की कोशिश यादव परिवार की एकजुटता को तोड़ने की है, ताकि ये दिखाया जा सके कि समाजवादी पार्टी में हालात 2017 की तरह ही है, जब यादव परिवार में आपसी फूट खुलकर सामने आ गई थी। पहले मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने बुधवार को बीजेपी ज्वाइन की। उसके पहले मुलायम सिंह के समधी सपा विधायक हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हुए थे। गुरुवार को बीजेपी ने सपा को एक और बड़ा झटका दिया और मुलायम सिंह के साढ़ू समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता को बीजेपी में शामिल कर लिया। तक माननीय नेताजी रहे, माननीय शिवपाल जी रहे, इन्होंने सारे समाजवादियों को जोड़ के रखा। जब से अखिलेश जी का उदय हुआ है, जिस तरह मायावती जी ने काशीराम निकाल के फेंक दिया था, वही कारण आज है कि जितने मुलायम सिंह जी के इटावा में और या में आसपास उत्तर प्रदेश में मुख्य लोग थे, सबको इन्होंने किनारे कर दिया। चाटकारों से ही गिर गए और वो लोग जब मिलने आते तो इनको समय नहीं देते, कभी अपमानित करते। अखिलेश जी ने कभी हमें फोन नहीं किया और हमने अखिलेश जी को फिर कभी फोन नहीं किया। इन्होंने मेरी बीवी को हरवाया, हमने इनकी बीवी को हरवाया लोकसभा में, डिम्पल जी को, और चैलेंज के साथ हरवाया हमने। पार्टी टिकट देती है तो मजा आएगा, सामने आपको 30,000 से ऊपर जीतेंगे। बता दें कि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव से उनके चाचा शिवपाल रूट कर अलग हो गए थे और इसका खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ा। इस बार उनके चाचा तो उनके प्रति समर्पित होते दिख रहे हैं, लेकिन करीबी रिश्तेदारों ने ही बीजेपी का दामन थामकर उन्हें बहुत बड़ी चुनौती दे डाली है। हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ। बीते दिनों जिस तरह से अखिलेश ने योगी सरकार में 5 साल तक मंत्री रहे, बीजेपी के 3 पिछड़े नेताओं और करीब आधा दर्जन विधायकों को पार्टी में शामिल करके उसके खिलाफ एक धारणा बनाने का खेल शुरू किया, बीजेपी उसी हथियार से अब सपा की साइकिल पंचर करने की नीति पर चल पड़ी है। 2017 में वोटरों की नजर में मुलायम परिवार बटा हुआ नजर आया था और बीजेपी ने 2022 में भी वैसी ही बिसात बिछाई है जो 2017 में बिछाई थी। चुनावी बिसात में सियासी दल अपने मोहरे फिट कर रहे हैं, एक दूसरे को बड़े झटके दे रहे हैं। भीम आर्मी चीफ को अखिलेश ने गठबंधन में शामिल नहीं करके बड़ा झटका दिया, तो चंद्रशेखर ने अपने प्रत्याशियों को उतारते हुए खुद ही सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ने की हुंकार भर दी। आपसे पहले देखा और जैसे मैंने कहा कि पार्टी के आदेश का मैं सम्मान करता हूं और मैं पिछले 5 साल से भी लड़ रहा हूं। अगर कोई उत्तर प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा था तो चंद्रशेखर आजाद था, और आगे भी लड़ूंगा इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। और मैंने जैसा आपको बताया कि अब मुख्यमंत्री को एहसास होगा कि लड़ाई सीधी।
वहीं कुछ दिनों पहले कांग्रेस की पोस्टर गर्ल लड़की हूं लड़ सकती हूं प्रियंका मौर्य ने हाथ को झटका देकर गुरुवार को कमल थाम लिया। पार्टी में नहीं, मेरी टिकट को लेके कोई भी बात नहीं हुई है। मैंने बहुत मेहनत की कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि हमें समाज सेवा राष्ट्र हित के लिए कायदे से करते रहना चाहिए। आज मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है। पार्टी का जैसा भी निर्देश होगा उसके आगे मैं अपने कार्य का निर्वहन करते रहूंगी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने दूसरे विरोधियों के खेमे में सेंधमारी के साथ मुख्य विरोधी समाजवादी पार्टी के नेताओं को तोड़कर चुनाव से पहले अपने इरादे साफ कर दिए हैं। बीजेपी ने 2017 की तरह 2022 में भी व्यूह रचना की है, लेकिन चुनाव में इसका कितना असर होता है, 2022 में 2017 वाली बिसात कितनी कामयाब होगी, ये बड़ा सवाल है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार समाजवादी पार्टी के कुनबे में सेंध लगाने का काम कर रही है, तो क्या 2017 में जिस तरह से जीत दर्ज की थी बीजेपी ने, क्या एक बार फिर से 2022 में उस जीत को दोहराया जाएगा या फिर समाजवादी पार्टी वापसी करेगी? क्योंकि अगर 2017 की हम बात करें तो उससे पहले जो शिवपाल सिंह यादव थे, समाजवादी पार्टी कद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद उनका नाम बीजेपी से जोड़ा जा रहा था, हालांकि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, लेकिन एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के परिवार में फूट है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, संरक्षक अखिलेश तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो बीजेपी लगातार अब तमाम लोगों को शामिल कर रही है, क्या ये वाकई में जो भरपाई होनी चाहिए बीजेपी में, पिछले दिनों जो बड़े नेता बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए, वो भरपाई हो गई या फिर अभी और भरपाई के लिए और बड़े चेहरों को शामिल किया जाएगा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सृष्टि कश्यप हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सृष्टि जी, स्वागत है आपका। सचिन सरोहा हैं, प्रवक्ता आरएलडी के हैं। सचिन जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे संवाददाता लखनऊ से संदीप मिश्रा भी जुड़ गए हैं। संदीप, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सृष्टि जी आप ही से करेंगे। आज जो बीजेपी ने तमाम लोगों को शामिल किया, उसमें एक बड़ा नाम प्रियंका मौर्य का भी है, जो पोस्टर गर्ल के नाम से मशहूर हैं। कांग्रेस पार्टी में जो लड़की हूं लड़ सकती, उस पोस्टर में उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है और उपाध्यक्ष भी रही हैं कांग्रेस पार्टी की। तो आपकी पार्टी जो महिला कार्ड लेकर आई या फिर महिलाओं के हित में जो बात कर रही हैं प्रियंका गांधी, उनकी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कैसे देखें इसे? ये बहुत सरल और आम प्रक्रिया है। जिसको टिकट नहीं मिलता है वो नाराज होकर कहीं पे भी चले जा सकते हैं। और प्रियंका मौर्य जी को कांग्रेस पार्टी से पहचान मिली थी, कांग्रेस को उनसे पहचान नहीं मिली थी। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, वो उन्हें एक पद मिला कांग्रेस में, उनको आगे बढ़ाया गया यहाँ पार्टी में। लेकिन अभी काम जब था संगठन के लिए करना, जो वक्त था, तो उनको लगा कि नहीं, मैं तो भाई चुनाव लड़ूंगी। अब देखते हैं भाजपा में उन्हें टिकट मिलता है या नहीं मिलता, बट शुभकामनाएं होंगी। लेकिन बड़ा नाम तो था प्रियंका मौर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष भी, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष जो है वो भी रही हैं। आपको नहीं लगता कि उनका जनाधार नहीं था, कि उनका कद नहीं था? आप तमाम महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, क्या एक नाम उनका उसमें नहीं शामिल किया जा सकता था? अगर उन्होंने उस सीट पे काम किया होता, अगर जनता के लिए काम किया होता, संगठन के लिए काम किया होता, तो उन्होंने जरूर, अगर इफ शी वाज क्रेडिबल इनफ, अगर उनकी वहां पे उतनी वहां पे दायित्व उनका बनता, तो उन्हें जरूर टिकट मिलता। लेकिन देयर वर बेटर पीपल ऑन दैट सीट, इट्स एज सिंपल एज दैट। और अगर हम उपाध्यक्ष होने की उनकी बात करते हैं, अभी हमारी आप पहली लिस्ट देखें, दूसरी लिस्ट देखें, कांग्रेस पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष जो है, उपाध्यक्ष नहीं प्रदेश अध्यक्ष जो है, उन्हें भी टिकट मिला है। तो टिकट जो जहां पे जिस सीट के लिए सूटेबल है, जिसने काम किया है जनता के लिए, उन्हें आगे बढ़ाया गया है। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्या नहीं मिला, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। सृष्टि जी, क्या बातचीत से बात नहीं बन सकती थी? उनको मनाया नहीं जा सकता था? कांग्रेस पार्टी ने कोशिश नहीं की उनको मनाने की? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कोशिश जरूर की। हमने उनसे बोला कि अभी आप रुकिए, आप संगठन के लिए काम करिए, जनता के लिए काम करना है, चाहे जैसे भी करिए। लेकिन उन्हें सत्ता मोह है, उन्हें टिकट का मोह है, वो चली गई पार्टी छोड़ के। वेलकम टू गो। मैं ऐसे ये देखें कि बीजेपी ने ज्यादा कोशिश की उनको अपनी पार्टी में शामिल करने की।
काश बीजेपी ने इतनी कोशिश की होती अपने कैबिनेट मंत्री अपने विधायकों को रोकने की, इंस्टेड ऑफ गेटिंग समबडी एज नॉर्मल एज अ प्रदेश उपाध्यक्ष, अपने कैबिनेट मंत्री को रोक लेते। लेकिन वो तो अभी खुश है। बीजेपी की यही कोशिश है कि पिछले दिनों में जो बड़े नेता, बड़े नाम जो अलविदा हो गए हैं बीजेपी से, उनके जाने की भरपाई की कोशिश बीजेपी अब इस तरह से कर रही है, जो तमाम बड़े चेहरे हैं दूसरी पार्टियों को, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। उसी दिशा में इस कदम को भी देखा जा रहा है। अब प्रियंका मौर्य को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी अलग बात है। देखिए, मुझे तो हंसी आ रही है बीजेपी की स्थिति पे। अभी वो बेचारे अपना अस्तित्व खो रहे हैं, इस बात से वो डरे हुए हैं। उनके मंत्री छोड़ के जा रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर छोड़ के जा रहे हैं, उनके विधायक छोड़ के जा रहे हैं। उसके रिटर्न में आज बीजेपी किसको अपनी पार्टी में ला रही है? एक उपाध्यक्ष को ला रही है जिसने आज तक न कभी चुनाव लड़ा न कभी जीती। उसके बाद वो दूसरी पार्टी की एक बहू को लेके आ रही है, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर पार्टी की बहू है, इसलिए वो ला रही है। क्योंकि उसके खिलाफ खुद बीजेपी से बहुगुणा जोशी जी ने उन्हें हराया था 2017 में। अब तो बीजेपी ऐसे लोगों को, हारे हुए लोगों को अपने पास लेके आ रही है अपने मंत्रियों के जाने के रिप्लेसमेंट में। तो ये बहुत हास्यास्पद है कि आप कंपेयर भी किससे कर रहे हैं। और एक और बात, आपके बीजेपी में भी बहुत लोग शामिल हुए, मंत्री हैं, विधायक रहे हैं, उनको यहाँ लखनऊ के ऑफिस में सदस्यता दिलाई गई, आम सदस्यता दिलाई गई। लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति जिसने चुनाव लड़ा और हार गई, उन्हें दिल्ली में सदस्यता दिलाई गई। तो इतना दोहरा मापदंड उन बेचारे विधायकों के साथ क्यों? वो तो जीत के आए चुने हुए प्रतिनिधि थे। सृष्टि जी, जैसा आपने कहा कि जो प्रियंका मौर्य हैं, आपने जैसा कहा प्रियंका मौर्य को टिकट नहीं मिल रहा था इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। क्या आप ये श्योर हैं कि टिकट ना मिलने की वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ी है? और क्या बीजेपी उनको टिकट का लालच देकर पार्टी में लाई है? देखिए, बीजेपी चाहे जो भी लालच उन्हें देके जाएंगे। अब प्रियंका मौर्य का अगर इंस्टाग्राम भी देखेंगे, आज से 4 दिन पहले तक वो कांग्रेस का लड़की वो लड़ सकती का बैच लेके घूम रही, कांग्रेस का नाम इस्तेमाल कर रही थी। तो अब भाजपा ने उन्हें जो भी प्रलोभन दिया ये वो जाने। हमने उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की, उन्हें गलत रास्ते पे आगे बढ़ना है, वो शी इज वेलकम टू गो। मैं दोबारा यही कह रही हूँ, उन्हें जहां जाना है, मेरी शुभकामनाएं उनको। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश में आधी आबादी की बात कर रही है, 40% की बात कर रही है। जो हमने कहा वो हमने किया। हमारी पहली लिस्ट में भी हमने 40% महिलाओं को जगह दी है। हमारी दूसरी लिस्ट आई है, उसमें भी 16 महिलाएं, 50 की लिस्ट में भी 16 महिलाओं का नाम। कोशिश है कि महिलाओं के हित के बारे में वो भी सोचती है, और एक पोस्टर भी कल लॉन्च हुआ, उसको लेकर भी चर्चाएं हो रही, उस पर भी हम आएंगे। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कपीश जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, अजय जायसवाल जी। अजय जी, आपका भी स्वागत है। कपीश जी, आपके पास ही आएंगे। जो पिछले दिनों जो तमाम बड़े नेता समाजवादी पार्टी में गए बीजेपी के जो हैं, क्या वो जो घाव थे, जो सेंधमारी हुई, उन घावों की भरपाई भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है अपर्णा यादव को ले लाकर, और जो मुलायम सिंह यादव के जो साढ़ू कहे जाते हैं प्रमोद गुप्ता? देखिए, घाव अगर वो मानते हैं या दुनिया मानती तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके 3 कैबिनेट मिनिस्टर और बाकी विधायक, यानी कुल मिला के सिटिंग 14 लोग जो वर्तमान समय में उनके जनप्रतिनिधि थे इस सरकार, उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज से वो आए थे। और सबसे बड़ी बात आपको ये कहना चाहते हैं, चलिए सबसे पहली चीज तो हम आपको ये कह दें कि ये आप देखें कि डबल इंजन की सरकार थी, और सरकार के वो मंत्री थे और वो विधायक थे। विश्व की सबसे अमीर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो तोड़ फोड़ वो किसी को जो है वो नैरेटिव सेट करने के लिए, चिढ़ाने के लिए कर सकती है, उनको जो है पैसे से खरीद सकती है, फरोख्त कर सकती है। हम तो विश्व की सबसे गरीब पार्टी थे। ना हमारी सरकार थी, ना सत्ता थी, ना तोता था हमारे पास, ना मैना थी। तो उसके बाद अगर कोई दिल की आवाज पे आया तो इसको जानिए कि जो इन्होंने एक चेहरा दिखा करके ओबीसी में बाकी सारे ओबीसीज को तोड़ा था, उसको हमने समेकित करने का काम किया है। वो हमारे दल में आए इसलिए कि वो कहीं और से गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो ये कल्चर है
कि एडीआर की रिपोर्ट है कि 67% उनके यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो दूसरे पार्टियों से आए हुए लोग हैं और 45% इनके संगठन में दूसरे संगठनों से आए हुए लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा तो रही नहीं, स्वार्थ की जो विचारधारा है वो उनकी अब हो चुकी है। और वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी से जो लोग भी गए, क्या वो सिटिंग विधायक थे, क्या वो कैबिनेट मंत्री थे, क्या उनके जड़ में इतनी मिट्टी है जिससे वो लीप पोत सकें? हारे हुए लोग जिन्होंने अपने आप को कायम ही नहीं किया राजनीति के पटल। किसी बड़े परिवार की बहू हो जाना इस बात को नहीं साबित करता है कि वो जनप्रतिनिधि है, उसका कोई जुड़ाव है जनता से। वो लेकिन कपिल जी, बीजेपी इस तरह से मैसेज तो इसी तरह से दे रही कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। एक परसेप्शन जो है वो सेट करने की कोशिश में है, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश में कि हमने एक बड़े राजनीतिक घराने के बहू को शामिल कर लिया है। मतलब 2017 में जो एक फूट थी समाजवादी पार्टी के परिवार में, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे, हालांकि बीजेपी उन्होंने शामिल नहीं की थी। एक बार फिर से उसी को दोहराने की कोशिश कर रही बीजेपी। नहीं, दोहराने की कोशिश नहीं कर रही, अपनी झेप बचाने की कोशिश कर रही। और हम दूसरी बात आपको कह रहे हैं, यशोधरा बहन को तो ज्वाइन नहीं करा पाए पार्टी। यशोधरा बहन तो उनकी अपनी विचारधारा से जुड़ी ना, उनको उन्होंने ज्वाइन कराया पार्टी। तो हम ऐसे लोगों की विचारधारा का क्या सम्मान करें और क्या कहें? हम तो एक बात कर रहे हैं, माननीय नेताजी, माननीय शिवपाल यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा है, जिसको परिवार में एक साथ एक समाजवादी विचारधारा से जुड़ करके नहीं रहना था पार्टी के अंदर, वो गया अपना परित्याग करके गया। जिसको जहां जाना है वह स्वतंत्रता है परिवार में। और सबसे बड़ी चीज तो यह है, हमको इस बात की खुशी है, शुभकामनाएं देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आपने ये तय कर दिया कि आप करें तो रासलीला, बाकी करें तो करेक्टर ढीला। क्योंकि परिवारवाद का आप तोहमत लगाते थे, अब हमारे परिवार को आप अपनी पार्टी में अगर बढ़ा रहे हैं तो कम से कम तोहमत तो नहीं लगा पाओगे दोस्त। तो सबसे बधाई आपको इस बात। बिल्कुल सहमत हूं। जब आपकी पार्टी के जो नेता अपने परिवार में लोगों को टिकट बांटते हैं तो ये कहा जाता है परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब आप ही की पार्टी के लोग टिकट अपने परिवार के सदस्यों को नहीं देते हैं तो आप ये कहते हैं कि वो उनके परिवार के लोग टूट रहे हैं। तो इस बात से सहमत हूं आपकी। हमारे साथ सचिन सरोहा बने हुए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। सचिन सरोहा, आपसे सवाल है कि आज अवतार सिंह भड़ाना जो हैं उन्होंने अपना नामांकन नहीं भरा, कोरोना काल और कोरोना संक्रमण जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसका हवाला दिया है। इसके पीछे क्या खबर है? खबर यह आ रही कि अब वो बीजेपी में भी जा सकते हैं। देखिए, अभी जितनी जानकारी आपको है उतनी पार्टी को भी है कि भड़ाना जी कोरोना संक्रमण से वो ग्रसित हैं और इसीलिए उन्होंने अपना नामांकन वापस लेने का काम किया। जहां तक किसी के किसी पार्टी में जाने की और आने की बात है, इस पे मैं अभी कोई टिप्पणी भड़ाना जी को लेके नहीं कर सकता और न ही ऐसी कोई बात कहीं से आई। भड़ाना जी की जहां तक बात है, हाल ही में वो राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए और एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में राजा मीर भोज जी की प्रतिमा पे कालिक पोत के जो गुर्जर समाज का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, उसको बड़ा इशू उन्होंने बनाया। तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने हमें प्रताड़ित किया हो, अपमानित किया हो, तो वहां हमारा जाने का कोई मतलब रह नहीं जाता। तो इसमें हमें अभी कोई ऐसा बात हमारे सामने नहीं। सचिन जी, जो लिस्ट आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने संयुक्त लिस्ट जारी की, उसके जब नाम सामने आए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ी सी घबराहट हुई। उसके बाद तमाम उनके जो बड़े नेता हैं, चाहे वो सुरेश राणा की बात करें, डिप्टी सीएम की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य की, उनके बयान भी आए कई प्रत्याशियों को लेकर। और एक ये भी कहा गया कि आप लोग जो हैं दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं। उसमें नाहिद हसन का नाम था, हालांकि उसके बाद उनका नाम हटा दिया गया, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। आरएलडी और समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशियों की लिस्ट है, उसके बाद अब बीजेपी की एक कोशिश है, एक मैसेज दिया जा रहा है, अपने भाषणों में ये बात कही जा रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो क्राइम था उसको कम करने का, खत्म करने का काम बीजेपी ने किया है। लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहले की जो स्थिति थी वो बिल्कुल इससे अलग है। ये एक
झूठ का पुलिंदा है भाजपा के पास। आप समझते हैं, मैं समझता हूं जब से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ था तो इन खासकर उत्तर प्रदेश में इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। चौधरी चरण सिंह जी और आदरणीय लोहिया जी की विचारधारा का जो गठबंधन है, जिसे हमेशा से उत्तर प्रदेश की जनता मानती और समझती आई है, आज वो गठबंधन मूर्त रूप ले चुका है। और एक भी कैंडिडेट राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का ऐसा नहीं है जिसने किसानों की, मजदूरों की, मजलूमों की सेवा ना की हो, वो ग्राउंड पे ना रहा हो, लोगों के दुख सुख में वो साथ में रहा हो। एक भी प्रत्याशी, जब से मैं आपको बताना चाहूंगा चौहान साहब, किसान आंदोलन हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुरी तरीके से प्रभावित था। और किसान आंदोलन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों को अपमानित करने का काम किया, कभी उनको आतंकवादी कहा, कभी उन्हें मवाली कहा, कभी उन्हें पाकिस्तानी कहा, तो अलग अलग तरह की संज्ञाएं देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्होंने किया, अपमानित किया। तो किसान उन सब चीजों को आज याद रखे हुए हैं। हालांकि किसानों के जो कानून थे, 3 कृषि कानून, उनको सरकार ने वापस ले लिया। अब इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं 2022 में 2017 वाली बिसात, क्योंकि अगर 2017 के पहले की बात करें तो उस वक्त भी समाजवादी पार्टी में तमाम लोग पार्टी छोड़ रहे थे, उसमें शिवपाल सिंह यादव का एक बड़ा नाम था। उसके बाद बीजेपी में अब जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं, खासकर जो
बहू हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, उसके बाद से राजनीति काफी गर्मा गई है और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के परिवार में फूट डालना और सत्ता हासिल करना, इस दिशा में बीजेपी बढ़ रही है। और वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए, हमारे साथ दीपक सोनकर जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। दीपक जी स्वागत है आपका। दीपक जी, आज फिर मुलायम सिंह यादव के एक जो साढ़ू हैं प्रमोद गुप्ता, पूर्व विधायक भी हैं औरैया की विधुना विधानसभा से, आएंगे, सचिन जी आपके पास आएंगे। दीपक जी, उसके अलावा अपर्णा यादव को शामिल कराया, एक और बीजेपी विधायक उनको शामिल कराया, तो क्या जो पिछले दिनों 3 मंत्रियों समेत 14 विधायकों ने जो बीजेपी छोड़ी, क्या उसकी भरपाई इन लोगों से हो गई है? क्या मानते हैं? क्षमा चाहता हूं, कुछ नेटवर्क के कारण मैं कुछ विलंब से जुड़ पाया। और जब विषय की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने विकास के पथ पर अग्रसर है और संगठन के कार्य पद्धति के अनुसार जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की रीति नीति है, सदातर संगठन की सेवा को भाव के साथ हम लोग काम करते हैं, जिस तरीके से संगठन को सेवा पर रख करके काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ही जिस तरीके से बूथ का अध्यक्ष ही आगे जाकर के राष्ट्र का अध्यक्ष बनता है और बूथ का अध्यक्ष ही आगे जाकर के प्रदेश का अध्यक्ष बनता है, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लोग प्रभावित होकर के, मैं देख रहा था कल अपर्णा जी ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय योगी जी से प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही हूँ। और लगातार मुझे लग रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग कार्यकर्ता अलदन से जुड़ करके आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति से, भारतीय जनता पार्टी के विकास की जो पूरा एजेंडा 4 वर्षों के अंदर फैलाया है, उनके साथ प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। लगातार हमने जिस तरीके से पूर्वांचल क्षेत्र से लेकर के चाहे पश्चिम क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में इस विकास की यात्रा लगातार चली है। उस विकास की यात्रा को देख करके लोग जुड़ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः इस विकास की यात्रा के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि जब तक आपकी पार्टी में नेता रहते हैं तो अच्छे होते हैं, और जो लोग शामिल होते हैं दूसरी पार्टी से वो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं वो खराब हो जाते हैं। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे धर्म सिंह सैनी हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, वो छोटे नेता हो जाते हैं, उनका कद भी छोटा हो जाता है। जब वो शामिल होते हैं तो बड़े चेहरे के रूप में शामिल होते हैं, आप लोग उनकी बड़ाई करते नहीं थकते हैं। इसको कैसे समझें? या तो जब वो शामिल होते हैं वो अच्छे होते हैं, उनके अच्छाइयों को समझें, या फिर जब वो शामिल नहीं होकर पार्टी छोड़ते हैं उनकी जो बुराइयां करते हैं आप लोग, उसको समझें, किसको सही माने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लगातार जिस तरीके से लोग अन्य दलों में गए हैं, वो अपनी स्व इच्छा से गए हैं। तो मुझे लगता है कि हमने स्वामी प्रसाद जी पर या किसी पर कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करी है कि अभी तक हमारे साथ रहे और उधर चले गए तो बिल्कुल खराब हो गए। ऐसा टिप्पणी अभी भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की किसी नेतृत्व ने भी नहीं करी है। तमाम नेताओं ने की है। दीपक जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, तमाम नेताओं ने की। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी उसके तुरंत ही बाद आपकी पार्टी के जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, वो ये लिखते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य सूर्य हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य अंधकार। उसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर देते हैं, उनको लगता है अभी भी कुछ बात बन सकती है, वापस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। नहीं, वही जो विषय है उसके बाद आपकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता जो है मिठाइयां बांटकर खुशियां मना रहे थे कि चलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो हमारी पार्टी से चले गए। आएंगे आपके पास। हमारे साथ संदीप बने हुए हैं लखनऊ से, संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता। संदीप, आज के दिन का जो पूरा घटनाक्रम था, चाहे वो प्रियंका मौर्य कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुई, पोस्टर गर्ल उनको कहा जाता है, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसमें वो पोस्टर गर्ल के नाम से काफी उन्होंने पॉपुलरिटी हुई, उनकी पॉपुलर हुई। उसके अलावा मुलायम सिंह यादव के जो साढ़ू हैं प्रमोद गुप्ता, वो शामिल हुए। और एक चर्चा और भी रही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की। अब कहा जा रहा है कि मैनपुरी से के करहल से वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके बाद उन पर दबाव बन रहा था, उसको इस खबर से जोड़ते हुए देखें संदीप।
देखिए शैलेंद्र, बिल्कुल एक बात कहूंगा कि माहौल पूरी तरीके से अब गर्म हो चुका है और सर्द के मौसम में पूरा माहौल जो है पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। मैं समाजवादी पार्टी के बाहर इस समय खड़ा हूं और रात के 8:45 बजने वाले हैं और वो ये समय है कि समाजवादी पार्टी के बाहर जो है पूरी तरीके से माहौल पूरी गर्म है और समाजवादी पार्टी में टिकटों का जो लेने का जो सिलसिला है उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में काफी भीड़ है यहाँ पे इस वक्त भी अगर बात करें। और दूसरी चीज अगर करते हैं उनके परिवारवाद की बात करते हैं तो जिस तरीके से परिवारवाद में हम कह लें अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना और फिर उसके बाद अपर्णा यादव जा करके वहां पे बोलना, तो निश्चित तो कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे जो है चर्चा का विषय आज दिन भर बना रहा है और दिन भर आज उसका माहौल जो है पूरी तरीके से गर्म रहा है। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी है जो फूट डालो की राजनीति करती है और वो राजनीति कर रही है। घर को चाहे घर में फूट डालना हो या बाहर फूट डालना हो तो ऐसे बिंदुओं को लेकर के लगातार जो है वो जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करती नजर आ रही है। चाहे हम अपने समधी की बात करते हैं, प्रमोद गुप्ता की बात करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आज अगर बात करें प्रियंका मौर्य की तो कांग्रेस से प्रियंका मौर्य शामिल हुई क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूं कि जो पोस्टर लॉन्च हुआ था उस पोस्टर में साफ तौर पे प्रियंका मौर्य का चेहरा सबसे ऊपर अलग दिख रहा था, सबसे आगे दिख रहा था। तो निश्चित तौर पे कई ऐसे चीजों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने भी आज घेरा है और कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरते नजर आए। तो पूरी तरीके से जो चुनावी माहौल है वो पूरी तरीके से गर्म है। आज की अगर बात करें तो दिन भर की जो बड़ी खबरें रही हैं वो आज से पार्टी से जुड़ी ही बड़ी खबरें नजर आई है शैलेंद्र जी। बिल्कुल, हमारे साथ अजय जायसवाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की सियासत जिस ओर चल रही है, क्या ये समझें कि जो 2017 में हुआ अब उसको दोहराने की कोशिश है? जो समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव अलग हो गए थे समाजवादी पार्टी से, उसके बाद कुछ और नेताओं ने, बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी, हालांकि बीजेपी में वो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अब जो इस दिशा में इस वक्त बीजेपी है, तमाम बड़े नेताओं को समाजवादी पार्टी के नेताओं को शामिल कर रही है, कैसे देखें इसे? शैलेंद्र जी, 2016 और 17 में समाजवादी पार्टी में जो हुआ था, मंच पर जो सार्वजनिक रूप से हुआ था, शिवपाल जी ने माइक छीना था, अखिलेश जी ने आके धक्का दिया था, सार्वजनिक हुआ था और उसकी भरपाई आप ये देखिए कि उस समय जो है वो समाजवादी पार्टी उसकी भरपाई नहीं कर पाई। नेताजी भी मार्गदर्शक बने हुए थे और राम गोपाल ने जो झगड़ा लगाया था, अमर सिंह ने जो किया था, वो सारी चीजें इस वक्त नहीं है। आप देखिए केवल अपर्णा यादव के जाने से या मुलायम सिंह के साढ़ू, किसी ने समधी का समधी नहीं है, प्रमोद गुप्ता और रिश्ते में साढ़ू लगते हैं और पूर्व विधायक रहे हैं, आज वो भी ज्वाइन किया है उन्होंने भाजपा में। तो ये कोई उनके परिवार में विघटन की बात नहीं। अगर आप सही माने में जो विघटन 2016 और 17 में हुआ था, जिसके कारण मुलायम सिंह जी को भी बड़ी फजीहत उठानी पड़ी थी, तो वो परिवार को अपने एक नहीं रख पाए। आज वो स्थिति अगर इन दो लोगों के जाने से कोई कहे कि समाजवादी पार्टी के अंदर पारिवारिक विघटन हो रहा, तो मैं उसको मानने के लिए तैयार। अब जहां तक ज्वाइनिंग की बात है अपर्णा जी के, वो उनका झुकाव योगी जी की तरफ बहुत पहले से रहा। वो भी पहाड़ की है, योगी जी भी पहाड़ के हैं, विष्ट वो भी है, विष्ट वो भी। और वो इसके अलावा 2017 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सेल्फी भी ली थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री, उनको अपनी गौशाला बुलाया था। कयास तो काफी पहले से लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव का जो झुकाव है बीजेपी की तरफ, कभी भी पार्टी बदल सकती है, लेकिन क्या वक्त का इंतजार था कि जब बीजेपी को लगेगा अब ये वक्त है इनको शामिल करने का, एक रस्म अदायगी की गई, ये माने? शैलेंद्र जी, समय का इंतजार हर एक को रहता। कुछ ट्रम्प कार्ड रखे रहते हैं लोग कि कब हमारी चाल आएगी, अब तब चलेंगे। कई बाजी हार रहे थे तमाम लोग एक साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जो सिटिंग थे। ये जो दो लोग गए हैं, अपर्णा वो कहीं से विधायक या सांसद नहीं है, प्रमोद गए पूर्व विधायक हैं करहल से, तो कोई अच्छा, लेकिन भाजपा छोड़ करके सरकार में बैठे मंत्री
इस्तीफा देकर के 3 मंत्री गए, उसका जो प्रभाव पड़ा उस दिन मैंने देखा किस तरीके से भीड़ थी, कितने लोग थे। आज वो स्थिति देखिए, अर्पणा जी ने यही कहा कि मैं दिल्ली में ज्वाइन करूंगी, लखनऊ में उनकी ज्वाइनिंग की बात थी, दिल्ली बुलाए गए कि राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रचार प्रसार हो। तो हर राजनीतिक दल तुरुप का एक न एक इक्का रखे रहता बिल्कुल है। निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं सभी राजनीतिक दल, मैं कुछ सभी राजनीतिक बिल्कुल दल कुछ कार्ड्स रखे रहती हैं, जिसे ट्रम्प कार्ड के रूप में भी कह सकते हैं। जब मौका आता है तब उसका वो यूज करती हैं। सचिन जी के पास हम आएंगे। सचिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, हम चाहेंगे आप अपनी बात पूरी करें। मैं ये कहना चाह रहा था चौहान साहब कि किसान के मुद्दे पे जो अपमान किसान का करने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो या मोदी जी की केंद्र की सरकार, तो किसान अपने उस अपमान को आज भूला नहीं है, वो याद करके बैठा। और किसान की एक खूबी है कि वो अपने सर लिए हुए कर्ज को मैं ब्याज के उतारने का काम करता। आज जब 22 का चुनाव हमारे सिर पे है, तो खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान उन सब चीजों को याद करके बैठा है, उसका जवाब वो देने का काम अब चुनाव में करेगा। जहां तक आपने कहा कि वो लोग एक मुद्दा बना रहे हैं कि भाई अपराध खत्म कर दिया, महिला सुरक्षा की बात, तो हाथरस की बेटी के साथ जो घटना हुई थी उसको मैं समझता हूँ शायद हिंदुस्तान अभी भूला नहीं। उस बेटी को रात को के समय में मिट्टी का तेल डाल के जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पे प्रशासन ने किया, जिसकी लड़ाई को आदरणीय जयंत चौधरी जी ने बड़ी शिद्दत से लड़ा और लाठियां खाने का काम किया था। तो कहाँ ये लोग अपराध दूर करने की बात करते हैं? लेकिन सचिन जी, अगर आरएलडी की बात करें, आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने जो संयुक्त प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, लिस्ट तो बहुत अच्छी थी। उस लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम थे जिसको देखकर बीजेपी की पार्टी जो है वो भी हिल गई, उनमें परेशानी हो गई। अगर ऐसे लोग होंगे तो जो गठजोड़ बनाया गया, कहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारना है, कहां पर जाट प्रत्याशी उतारना है। उसके बाद कल की अगर बात करें तो जयंत चौधरी के घर के बाहर तमाम सारे जाट समुदाय के लोग पहुंचे और इस बात का विरोध करने की कुछ सीटें ऐसी जहां मुस्लिम प्रत्याशी बनाए गए, वहां से वो नहीं चाहते कि मुस्लिम प्रत्याशी हो। वो उनका कहना, हम कार्यकर्ता है, काफी समय से हम प्रयास कर रहे हैं, जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें प्रत्याशी बनाया जाए। इसको कैसे ठीक करेगी आरएलडी? एक बड़ी समस्या है आरएलडी के लिए कि जाट और मुस्लिम को एक साथ लाना। बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दो राय है नहीं। हो सकता है किसी कार्यकर्ता के मन में कोई बात रही हो, लेकिन आज राष्ट्रीय लोकदल का हर एक कार्यकर्ता अपने आप को आदरणीय चौधरी जयंत सिंह समझ के वो पार्टी के लिए काम कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है। जो भी कैंडिडेट है उसको हम लोग आदरणीय जयंत चौधरी जी और आदरणीय अखिलेश यादव समझ के हम लोग चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। कहीं कोई दो राय नहीं है, ना कोई नाराजगी है, सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं और भाजपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर करने का काम हम लोग करें। ठीक है, हमारे साथ सृष्टि जी हैं। सृष्टि जी, जैसे कि आपने कहा प्रियंका मौर्य जो हैं वहां शामिल हुई, बहुत बड़ा चेहरा नहीं थी, उनको टिकट नहीं मिली थी इसलिए वो वहां गई हैं, वो अलग बात। लेकिन जो महिला आबादी की, आधी आबादी की प्रियंका गांधी ने बात की, उसके बाद लगातार उन्होंने मैनिफेस्टो जो जारी किया उसमें भी जिक्र किया कि 40% आरक्षण का जो ऐलान किया था वो नजर भी आया लिस्टों में, और तमाम योजनाएं जो है महिलाओं के हित की उसकी भी बात की। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश है कि आधी आबादी के साथ हम खड़े हैं। अगर कल एक पोस्टर की बात करें, सुरक्षा जहां लड़कियां वहां, एक पोस्टर जारी हुआ, उसमें अपर्णा यादव और जो संघमित्रा मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, उनको उसमें शायद दिखाया गया है। आज प्रियंका मौर्य को शामिल किया गया है। तो क्या ये माने कि बीजेपी ये दिखाने की कोशिश में है कि आधी आबादी के असल हितैषी हम हैं? जी, पोस्टर की हम बात करते हैं, पोस्टर पे कौन दो लोग हैं जो परिवारवाद से आते हैं, लेकिन भाजपा को वहां परिवारवाद नहीं दिखता है। और ये आपको शरण जी के मानना पड़ेगा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा और ये आधी आबादी का ये जो हमने कैंपेन स्टार्ट किया वो इतना सशक्त था कि विपक्ष में होते हुए भी हमने ये एक जो शुरुआत की है उसे सत्ता दल पार्टी को फॉलो करना पड़ा। भले ही उन्होंने एक बहुत उच्च तरीके से फॉलो किया, एक चुनावी जुमले की तरह उसको फॉलो किया, लेकिन किया सही। आधी आबादी की बात जरूर की। पोस्टर पे 2 फीमेल चेहरा लगा दिया आपने, उसमें से एक आपने इसलिए लगाया क्योंकि उनके पिताजी अभी पार्टी छोड़ के गए तो आपको एक मैसेज देना था। दूसरा आपने इसलिए लगाया क्योंकि वो एक पर्टिकुलर परिवार की बहू है।
अगर आधी आबादी की बात करनी होती तो शायद हाथरस की बेटी का तस्वीर लगाते, या उन्नाव की बेटी का तस्वीर लगाते, या लखीमपुर की बेटी होती, या फाफामाऊ की बेटी होती। अगर आधी आबादी की बात भाजपा को जेन्युइनली करनी होती तो वो कर नहीं सकती। तो उसने परिवारवाद पे एक स्टेटमेंट लगा दिया, 2 तस्वीरें छपा दी कि ये देखो हमारी पार्टी से गए तो लोग जरूर, लेकिन हमारे पास ये 2 परिवारवाद की पुत्रियां जरूर हैं यहाँ पे। लेकिन भाजपा को उसमें कोई बुराई नहीं दिखेगी। अब तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब भाजपा लेके तो आ गई वहां पे अपर्णा यादव को। 2017 में जिस सीट से वो लड़ी थी बहुगुणा जोशी जी के खिलाफ, वो जो भाजपा में रही है अभी, उनके खिलाफ वो हार गई। उनकी ज्वाइनिंग इतने बड़े जोर शोर से करवाई गई बिकॉज वो परिवारवाद की बहू थी। अब क्या भाजपा बीता बहुगुणा जोशी जी के बेटे को वहां से उनका टिकट काटेगी? लेकिन जहां तक सृष्टि जी मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए तो राह आसान हो गई। जहां एक तरफ रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी, केशव प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, कौशल किशोर जो मंत्री हैं वो अपने लिए टिकट मांग रहे थे, तो उनके लिए तो चीजें आसान हो गई। आपस में अगर एक दूसरे को टिकट देते तो शायद चीजें जो हैं गड़बड़ होती, लेकिन अब उनको लगता है हम किसी नए प्रत्याशी को टिकट दे देते हैं। को टिकट दिया नहीं। अपर्णा जी ने भाजपा ज्वाइन करते हुए क्या बोला? मैंने राष्ट्रवाद के लिए ज्वाइन किया, मैंने यहाँ पे राष्ट्रभक्ति के लिए ज्वाइन किया, मैंने योगी जी के गाय के प्रेम के लिए ज्वाइन किया। उत्तर प्रदेश में गायें मर रही हैं गौशाला में बिना चारे के, ठंड से। हर दिन उत्तर प्रदेश में गौ हत्या हो रही है नेग्लिजेंस की वजह से। तब अपर्णा जी को दिखा नहीं। जिंदा गायों की आंखें खा गए हैं कौवे, ये उत्तर प्रदेश का वो है सीन है। अपर्णा जी को दिखा नहीं। आज हमारे देश में चाइना हमारे देश के एक बेटे को किडनैप कर लेती है, लेकिन अपर्णा जी को उसमें भी राष्ट्र भक्ति दिखती है। चाइना हमारे देश में घुस आती है, हमारे पुलों को ध्वस्त कर देती है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन उसमें भी राष्ट्र भक्ति दिख जाती है। तो ये जो अभी आए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, इसमें कोई ज्यादा चुनावी स्टंट है और ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस पार्टी को। अगर प्रियंका मौर्य शामिल हो जाती है, इमरान मसूद शामिल हो जाते हैं। हमने प्रियंका मौर्य अगर गई है, वेल गुड, शुभकामनाएं उन्हें, जो करना बहुत अच्छी बात है, पढ़े वो यही होना चाहिए। अगर आपकी पार्टी से कोई नेता अगर जाए, विचारधारा उसकी मेल नहीं खा रही, उसको लेकर अपशब्द नहीं कहने चाहिए। एक संविधान हमें अधिकार देता है, हम स्वतंत्र हैं किसी भी चीज का चुनाव करने के लिए। संदीप हमारे साथ बने लखनऊ से। संदीप, अगर अब बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो खबरें ये भी आने लगी हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव की जो अब स्थिति इस वक्त बीजेपी की है, अब उसको ये लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी जो अभी तक मुकाबले में नहीं थी, अब वो मुख्य मुकाबले में आ गई है। अब पूरी कमान जो है गृह मंत्री अमित शाह ने ले ली है, अब उनके ही इशारे पर सब कुछ होगा, ऐसी खबरें आ रही। इसको कितना सही माने संदीप? देखिए शैलेंद्र, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है, इस चीज़ का उनको आसार है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कोई हराता है तो वो समाजवादी पार्टी है। तो ऐसे में ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी ऐसी कौन सी विधानसभा पे होगा जो अपना मजबूत प्रत्याशी उतारते हैं और वहां से अपनी जीत जो है पूरी तरीके से दर्ज करते हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी में लगातार जो है उठक पटक चल रही है। टिकटों को लेकर के अगर बात करते हैं तो वो लगातार चल रहे हैं, या हम बात करें ज्वाइनिंग को लेकर के अगर बात करते हैं तो कोई ना कोई नया चेहरा जरूर ज्वाइन करता नजर आ रहा है। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अब जो है पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है, और अब भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगने लगा है कि अगर कोई मजबूत दावेदार विपक्ष में है तो वो समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी अगर दमखम से लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं निराशा का मुख देखना पड़ेगा। इस कड़ी की अगर बात करें तो इसकी कड़ी में बिल्कुल जिस तरीके से लगातार अब ज्वाइनिंग हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी से कुछ बड़े चेहरे जो हैं वो टूट करके समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े चेहरे जो हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो इससे अंदाजा साफ है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने लौ लश्कर के साथ में जो है तैयारियां कर रहे हैं। हम इस वक्त में जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हैं, हम तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि रात के 9 बज रहे हैं और समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पूरी तरीके से हलचल है। और यहाँ पे पार्टी कार्यालय के बाहर की अगर बात करें
तो कार्यकर्ताओं का जो आना जाना है वो लगातार जारी है। टिकटों को लेकर बात हो या समाजवादी पार्टी में अपने आप की दावेदारी को लेकर के बात हो या उम्मीदवारी को लेकर के बात हो, तो हर तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जो भीड़ जो है वो देखी जा रही है। यानी कि ठंडी के मौसम में भी जो है गर्मी साफ है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अभी भी लोगों का आना जाना है, क्योंकि अंदर अखिलेश यादव जो है बैठक कर रहे हैं और उनके साथ में कई ऐसे जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी मौजूद हैं साथ ही साथ में, और लगातार टिकटों को लेकर बिल्कुल चुनावी मौसम में हलचल होना एक आम बात है, लेकिन अब जो मुख्य मुकाबला जो है अब इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में, इसलिए हलचल होना लाजमी भी है। कपीस जी हमारे साथ बने हैं। कपीस जी, आज अब ये चर्चा हो रही कि अखिलेश यादव जो हैं वो चुनाव मैनपुरी की करहल सीट से लड़ सकते हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि आजमगढ़ की गोपालपुर सीट जो है वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले की अगर बात करें तो अखिलेश यादव विधान परिषद के रास्ते मुख्यमंत्री बने थे, चाहे उसके पहले मायावती की बात करें या फिर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें। सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब अखिलेश यादव पर दबाव है, उस वजह से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर पहले ही सोच रखा था कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा? कपीस जी, देखिए, किसी के दबाव में कोई चुनाव नहीं लड़ता, उसका कारण है योगी जी से तुलना आप अखिलेश यादव जी की नहीं कर सकते, क्योंकि योगी जी ना तो मुख्यमंत्री के चेहरे थे जब भाजपा चुनाव लड़के 350 जीती थी, और फिर उसके बाद किस तरीके से सारी चीजें हुई, क्या घटनाक्रम हुआ, वो सब आपके सामने है। उनके अपने ही 200 विधायक उनके खिलाफ विधानसभा में धरना दिए थे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तुलना आप योगी आदित्यनाथ जी से नहीं। कपीस जी यहाँ रोकना चाहूंगा, किस तरह से तुलना नहीं कर सकते? राजनीतिक कद के तौर पर, राजनेता के तौर पर मैं बता रहा हूँ। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही जो है वो सबसे बड़े हमारे स्टार प्रचारक हैं। एक हमारा विजय रथ जब चलता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी से लेके गृह मंत्री जी और गृह मंत्री जी से लेके प्रधान साहब, उनकी पूरी कैबिनेट और पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ जाती है। उनको योगी जी पे कहाँ भरोसा है? नहीं, स्टार प्रचारक के तौर पर आप अगर ये कहते हैं अखिलेश यादव ज्यादा बड़े स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ का, में तो गलत है। तमाम जो इलेक्शन हुए यहाँ तक साउथ में, वहां पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ को शामिल किया गया। कपीस जी, हमने दूसरी चीजें आपको कही। और अगर राजनीतिक कद की बात करें तो अखिलेश यादव को राजनीतिक विरासत मिली है। इनको तो राजनीति 5 बार के सांसद रहे गोरखपुर से, तो राजनीतिक कद तो अखिलेश यादव से बड़ा है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, हमें भी स्वीकारना होगा। मैं यहाँ किसी पक्ष और विपक्ष में होकर बात नहीं कर रहा हूं, मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूं। नहीं, निष्पक्षता आपकी अपनी जगह है, लेकिन आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। आप तो उस बात की धारिता को समझ ही नहीं पा रहे। समझाइए। संगठनकर्ता भी वो हैं, ये संगठनकर्ता नहीं है। और ये अयोध्या सीट से पहले लड़ रहे थे, इन्हीं के नेता लड़ा रहे थे, और फिर मथुरा से लड़ा रहे थे, फिर प्रयागराज और देवबंद से लड़ा रहे थे। अंत में योगी आदित्यनाथ जी अपनी सुरक्षित सीट पे क्यों चले हैं? बात इस चीज की। और मैं आपको एक बात कह रहा हूं, मैं दूसरे कारणों से नहीं कह रहा हूं। आप खुद देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है इनके खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी जो भी, लेकिन कपीस जी, जो अयोध्या वाला जिक्र किया आपने, उसको लेकर ये चर्चाएं भी हो रही कि अयोध्या से अगर इनको, कपीस जी, अगर अयोध्या से चुनाव लड़ाते सीएम योगी आदित्यनाथ को, तो ये डर था भारतीय जनता पार्टी में या आरएसएस में, जैसी खबरें आ रही हैं कि अगर इनको अयोध्या से चुनाव लड़ा दिया और जीत गए तो एक पोस्टर बॉय जो है अयोध्या के बन जाएंगे, फिर इनको पीछे करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए उनको गोरखपुर भेज दिया गया है। नहीं, मीडिया को यह पूरी तरीके से पता है कि इनके खिलाफ असंतुष्टों ने पूरा बिगुल फूंक रखा था। तब BL संतोष यहाँ पर आए थे, और अंत में जब इनका यहाँ से लेकर के और दिल्ली तक का दौरा लगता रहा, और प्रधानमंत्री जी और योगी जी का कितना बढ़िया प्रेम है वो दुनिया जानती है और मीडिया भाई भी जानते हैं। जो लोग ये चाहते थे, सेंट्रल कमेटी इनकी ये चाहती थी कि वो अयोध्या से या मथुरा से चुनाव लड़े, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी इस बात को जानते थे कि हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो सेफ सीट पर चले हैं। यही है कारण, और दूसरा कोई कारण नहीं, और हकीकत भी यही है। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कितने भी कद्दावर नेता क्यों ना हो, पूरी की पूरी टीम अगर पश्चिम बंगाल में बैठी तो उन्हें अकेला ममता बनर्जी ने परास्त कर दिया। उनको पता है कि समाजवादी पार्टी उनको बुरी तरीके से परास्त करेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए पूरी कैबिनेट लेके के बैठते हैं, और उसके बाद भी 40 लाख रुपए PWD के डिपार्टमेंट से आजमगढ़ की रैली में निकालने पड़ते हैं। 5000 बसेस जो है वो RTO की लगानी पड़ती है, तोता मैना भी घुमाने पड़ते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है, बावजूद उसके मैं आपको कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी
वो उनकी सीट मुबारक हो। और वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये 403 विधानसभा पे पता चल जाएगा इनको कि इनकी क्या स्थिति है। डबल डिजिट में आ ठीक है, जाएंगे। दीपक सोनकर हमारे साथ बीजेपी से बने हुए। दीपक जी, आज एक और घोषणा समाजवादी पार्टी ने की, अगर उसकी सरकार आई तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को बहाल करेगी। एक बड़ा ऐलान है उन सभी के लिए। तो क्या ऐसी घोषणा भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टी भी कर सकती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पेंशन के अभियान को लेकर के लगातार इस बार भी सशक्त रह करके हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को, मैंने बहुत जन परिवारों को पेंशन, जो लोगों को पेंशन से जोड़ा है। और जहां तक की बात कपिश जी और हमारे सचिन जी अपनी कह रहे थे कि किसान की समस्या से आप जोड़ रहे हैं इस तरीके से, पहले मेरी बात खत्म बताइए। ये ओपीएस की बात हो रही, कपिल जी सही कह रहे हैं, ओपीएस पुरानी पेंशन की बात हो रही जिसको बंद कर दिया गया था, उसको शुरू करने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। आप इतने आसानी से ले रहे हैं पुरानी पेंशन को। 2004 में अटल बिहारी जी की सरकार ने पुरानी पेंशन जी, मेरी बात खत्म हो जाए फिर आप बात खत्म करिएगा, तब मैं बताऊंगा। करके रख दी। और मोदी जी ने वेतन आयोग हटा करके नौजवानों के साथ क्या काम करने का काम किया है? कि जिस तरीके से आप पहले सुन लीजिए, आप इतने आसानी से आपने कैसे कह दिया? आपने पुरानी पेंशन स्कीम को इतनी आसानी से कैसे कह दिया? आपकी सरकार चल रही थी, योगी जी ने क्यों नहीं लागू किया? और मोदी जी ने 2 बार बिल्कुल लागू किया है। ठीक है, समय का अभाव है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जायसवाल जी बने हुए हैं। अजय जी, अब जो मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव हैं, उनके चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, इसको कैसे देखें? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, इस वजह से इसको देखें क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मिथकों को दूर किया है। पहले जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के नोएडा जाने से घबराते थे, कई बार नोएडा भी हुआ है, अब मुख्यमंत्री के इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। कैसे देखें इसको? ये दबाव है जो अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अजय जी, अब जब योगी जी हैं चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले उनके बारे में आया था मथुरा से आएंगे, फिर आया अयोध्या से, अब अपने गोरखपुर से लड़ना भी चाहिए भाई। अगर मुख्यमंत्री पद, अब मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में लड़े, अब तो सबसे बड़ी बात है कि वो चेहरे के रूप में, भगवान करे वो जीत जाए, अगर कहीं दुर्भाग्य से वो हारे तो ये होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा हारा। हालांकि ऐसी बात होनी नहीं है, गोरखपुर में उनका अपना क्षेत्र है, सारी चीजें हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सारी चर्चा में एक चीज आई है कि क्या होगा इस बार। देखिए 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो वहां पर 16 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों में 27 केवल जो है वो भारतीय जनता पार्टी हारी। 27, 136 में से 27 हारी थी, 109 जीती थी। अब आप ये कह लीजिए, क्या आज वह स्थिति? बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि वो स्थिति है, कौन सी स्थिति है। बहरहाल जो है, अब दोनों ही, जो पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें अखिलेश यादव की या वर्तमान मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की, दोनों ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कितना दिलचस्प होगा, क्योंकि ऐसे तो आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं बहुत बड़ा नेता हूं, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो सुरक्षित सीट ढूंढी जाती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से पिछले दिनों तमाम लोगों को शामिल कराया, अब भारतीय जनता पार्टी इसकी भरपाई कैसे करती है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में काम कर रही है, आज तमाम लोगों को उसने शामिल कराया। अब आगे क्या होती तस्वीर देखने वाली बातों की। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में हम बात कर रहे थे 2017 वाली जो तस्वीर है 2022 में भी बनाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।